दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का इम्पोर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि पंचायत टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस वीडियो को देखने से तभी फ़ायदा होगा जब आपने इसकी पहला पार्ट इसका देख लिया, यानी इसका जो पहला पार्ट मैंने कल दिया था, इसको और आज की वीडियो को आप कंबाइन करके देखेंगे तो आपका एक नंबर निश्चित रूप से आएगा। पंचायत टॉपिक को आप स्किप किसी भी हाल से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ पे आपको नगर पंचायतों के बारे में, नगर निगम वगैरह के बारे में देखने को मिलते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन वो इसी के साथ साथ का है। तो मैं आपको उसके सिर्फ फैक्ट पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डिटेल से उसको नहीं समझाऊंगा। वो आपको मैं बाद में करा दूंगा, अभी कुछ क्लासेस के बाद। कल आपकी इकोनॉमी की क्लास आएगी। इकोनॉमी की क्लास को हम आगे को उसके सिलेबस को लेके चलेंगे और उसके बाद एक या दो क्लासेज आपकी इस हफ्ते उत्तराखंड की भी आएंगी, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। संडे लाइव क्विज में इस बार आपका उत्तराखंड रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज शुरू हो चुकी है, वॉइस मैसेज शुरू हो चुके हैं। जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यानी इंस्टाग्राम पे मैं लिंक सेंड करूंगा तो वहाँ से वो ऐड हो जा रहा है टेलीग्राम पे। अगर आप लोग पहले ट्राई करना, चैनल के टॉप में जाना, अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी केस में अगर नहीं होता, वहीं पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे मैसेज छोड़िए। मैसेज छोड़ने के बाद आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, ठीक है। देखिए, शुरुआत करते हैं। हम लोग ने विभिन्न समितियाँ देखी थी पंचायती राज के लिए। आप लोग जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति कहिए, अशोक मेहता समिति कहिए, या फिर सिंघवी समिति, या अलग अलग देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि 73वें संविधान संशोधन, यानी संविधान में चेंजेस किए गए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके अंदर अलग अलग क्या जोड़े गए, आर्टिकल्स जोड़े गए, भले ही 9वां भाग जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 16 नए अनुच्छेद उसमें आए। साथ ही साथ आपका जो 29 विषय 11वीं अनुसूची में है, तो सब्जेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। पंचायतों को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, पंचायत किन विषयों पर कार्य करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जब हमने पढ़े थे, ग्राम सभा क्या होती है, मैंने बताया था उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जिनके निर्वाचक नियमावली में नाम है, यानी मतदाता सूची में नाम है, राज्यपाल उसको अधिसूचित करता है। बाकी पंचायतें जो होती हैं, त्रिस्तरीय पंचायत मैंने आपको बताया था, जहाँ 20 लाख या 20 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, और जहाँ 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वहाँ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको पंचायत की संरचना के बारे में बताया था। अब उससे आगे हम देखते हैं। देखिए, पंचायत के लिए जब इलेक्शन होते हैं, हमेशा याद रखना सभी स्तरों पे, यानी सभी स्तर मतलब तीनों लेवल पे। कौन से 3 लेवल? ग्राम लेवल, मध्यवर्ती लेवल और जिला लेवल, यानी जिला स्तर। इन तीनों स्तरों पे जो चुनाव होते हैं, सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यानी प्रत्यक्ष मतलब जनता वहाँ पे डायरेक्टली वोट देगी। आप लोगों के वहाँ ग्राम प्रधान वगैरह के चुनाव होते होंगे, आप खुद तो वोट देते होंगे ना, या जिनके वहाँ क्षेत्र पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को हम लोग चुनते हैं, या जिला पंचायत सदस्यों को हम लोग चुनते हैं। यानी जनता वहाँ पे डायरेक्टली क्या करती है, वोट देती है। तो पहला फैक्ट आपने आज के मतलब इस टॉपिक से लिखना है कि पंचायत के सभी स्थानों का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो लिखो, पंचायत के सभी स्तरों पर चुनाव, सभी स्तर मतलब तीनों स्तर, ठीक है। पंचायत के सभी स्तर पर चुनाव, स्तर पर चुनाव, सभी स्तर का मतलब तीनों जो स्टेज होती हैं, जिला स्तर पे या मध्यवर्ती या ग्रामीण, तो ये कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव। इसको ध्यान रखना, यानी डायरेक्ट जनता क्या करती है, इसमें वोट देती है। जबकि एक चीज और ध्यान देखना आपको, मध्यवर्ती और जो जिला स्तर होता है, ग्रामीण स्तर पे तो वहाँ के अध्यक्ष को लोग खुद चुनते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, आप खुद वोट देते हैं। लेकिन जो मध्यवर्ती है, यानी जो ब्लॉक स्तर है, जिसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं, या जिला स्तर है, वहाँ के अध्यक्ष को, ध्यान से सुनना, वहाँ के प्रमुख, यानी क्षेत्र पंचायत का जो होगा उसको प्रमुख बोलते हैं, जिले का जो होता है उसको अध्यक्ष बोला जाता है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो उसके अध्यक्ष को हम प्रत्यक्ष से नहीं चुनते हैं, हम उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वो हम लोग उन सदस्यों को चुनते हैं, किनको, जहाँ मैंने सभी स्तर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ग्राम स्तर पहला, दूसरा कौन सा स्तर है, मतलब मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती, और तीसरा कौन सा लेवल होता है, जिला स्तर। यहाँ के सदस्यों को चुनते हैं हम। अब इन दोनों के जो मध्यवर्ती और जिला है, यहाँ के सदस्यों का चुनाव जो होता है, सदस्य, ठीक है, यही ये प्रत्यक्ष है, यही इसी को मैं कह रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब ये सदस्य क्या करेंगे, अपने में से एक एक मेंबर मध्यवर्ती वाला चुना जाएगा, जो मध्यवर्ती होगा, जो जिला का लेवल, जिले लेवल पे होगा, इनका जो प्रमुख होगा, यानी मध्यवर्ती को प्रमुख बोल सकते हैं आप लोग, जो यहाँ का प्रमुख होता है, या
चेयरपर्सन वगैरह जो भी होता है, या जिले पे जो इन सभी का अध्यक्ष होता है, इनको कौन चुनते हैं? ये सदस्य चुनते हैं। इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, इन सदस्यों के द्वारा, जिसको हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग इसको चुनते हैं, हम नहीं चुनते, जनता नहीं चुनती है, बल्कि ये सदस्य चुनते हैं। तो सिंपल सी बात आपको ये लिखना है, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। सिंपल सी बात लिख लीजिए, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव जो होगा क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। इसका मतलब जनता उसमें वोट नहीं देती है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, राज्य विधानमंडलों के कुछ कर्तव्य हैं, कुछ कार्य हैं, वो करते हैं, वो चाहें तो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो ग्रामीण स्तर है, यानी जो पहला लेवल है, वहाँ का जो अध्यक्ष होगा, यानी जो ग्राम प्रधान होगा, उसको क्षेत्र पंचायत में प्रतिनिधित्व मिल सकता है, उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, उसको वहाँ पे थोड़ी जगह दी जा सकती है, क्योंकि उसका अपना प्रतिनिधित्व हो। ये किस पे डिपेंड करता है? राज्य की विधानमंडल पे। ठीक है, साथ ही साथ जो मध्यवर्ती लेवल है, यानी जो सेकेंड स्टेज है, और जो जिला स्तर का लेवल है, यानी मध्यवर्ती वाले को जिला स्तर के लेवल पे जो प्रतिनिधित्व दे सकता है या मिल सकता है, वो भी विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। यानी मैं सिंपल सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, जिसको आप ग्राम प्रधान वगैरह बोलते हैं, सरपंच, जो भी नाम देते हैं, उसको मध्यवर्ती स्तर यानी सेकेंड स्टेज पे, या जो मध्यवर्ती का प्रमुख होता है उसको जिला के स्तर पे जो प्रतिनिधित्व मिलता है, जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो कौन तय करेगा? राज्य का विधानमंडल। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो होंगे, विधानमंडल विधानसभा क्या है, ये टॉपिक आएगा, बता दूंगा। सिंपल सी बात, जहां दो सदन होते हैं राज्य में, सेंटर में नहीं, राज्य में, जिसको विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं, जिन राज्य में दोनों चीजें पाई जाती है, यानी राज्य की संसद है, उसको विधानमंडल बोला जाता है। जहां दो में से एक सदन नहीं होता, यानी अपर विधान परिषद नहीं होगा, उसको सिर्फ विधानसभा बोला जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपने लिखना है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मध्यवर्ती स्तर, ठीक है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को कहां पर? अगर इसको मध्यवर्ती यानी सेकंड वाले में जगह देनी है, मध्यवर्ती स्तर पे या जिला स्तर में प्रतिनिधित्व कौन दे सकता है अपने आप में? राज्य का विधानमंडल। ठीक है, इसको लिखो, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मध्यवर्ती, जो सेकंड वाला है, या जिला स्तर पे, जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन दे, हाँ, निधित्व कौन दे सकता है इसको प्रतिनिधित्व? ये अपने आप में कौन दे सकता है इसको प्रतिनिधित्व? राज्य का विधानमंडल, उस राज्य की विधानसभा जिसको बोलते हैं विधानमंडल। तो इसको लिखो राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल के द्वारा इसको क्या दिया जा सकता है? प्रतिनिधित्व। सेम चीज दूसरा वाला होता है, कौन? मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के अध्यक्ष को जिला स्तर पे, क्योंकि नीचे तो आएगा नहीं, वो अपने से ऊपर वाले में जाएगा, उसको भी कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो अगला लिखो मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष को, पूरा ऐसे लिखना, मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष को, या जो भी आप लोग लिखने से, कहाँ दिया जाएगा प्रतिनिधित्व? जिला स्तर पर, जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कौन दे सकता है इसको? राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल। ये आएगा नहीं पेपर में, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है करके, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी ही हैं। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ, लिखना नहीं है, मुंह से बोलूँगा, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लेना। होता क्या है, जैसे जो लोकसभा सीट और विधानसभाएं की सीटें होती हैं, यानी सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे कहीं पे लोकसभा और विधानसभा के कहीं सदस्य होते हैं, आप लोगों के वहाँ भी कोई लोकसभा का मेंबर होगा आपके क्षेत्र में, या आपके वहाँ कोई विधानसभा का सदस्य होगा, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या दिया जा सकता है, मतलब मध्यवर्ती स्तर पे या जिला स्तर पे प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है। ठीक है, या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनको उन जगहों पे प्रतिनिधित्व मिल सकता है जहां उनका नाम मतदाता सूची में है। मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ, एक चीज देखना, इसको लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, सपोज एक ही मतलब इलाका है, यहाँ पर तीनों चीजें, एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज
यानी यहाँ पर एक जिला स्तर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये मध्यवर्ती स्तर है और ये ग्रामीण स्तर है, तीन है। ठीक है, अब यहाँ से कोई ना कोई, आप ये मानो इस इलाके से कोई ना कोई लोकसभा मेंबर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से कोई ना कोई विधानसभा का सदस्य होगा राज्य में, बिल्कुल होगा। तो इन लोगों को इन अलग अलग लेवल पे, इन अलग अलग का ग्रामीण छोड़ के, ठीक है, ग्रामीण को छोड़ के इन दोनों लेवलों पे, डिस्ट्रिक्ट और जो मध्यवर्ती स्तर है, यहाँ पर इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन कौन दे सकता है? राज्य विधानमंडल या राज्य विधानमंडल। या सेम कंडीशन, सपोज ये एक इलाका है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये मध्यवर्ती है और ये ग्रामीण लेवल है, यहाँ पर कोई ना कोई इस इलाके से संबंधित राज्यसभा का सदस्य होगा, नहीं होगा, जो उस इलाके को रिप्रेजेंट करता होगा। या इस इलाके से कोई ना कोई विधान परिषद, ठीक है, जो सेकंड सदन होता है किसका? राज्य का उच्च सदन होता है, यहाँ से कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस इलाके को रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनको इन दोनों में या ऐसी जगह जहां इनका मतदाता सूची में नाम हो, वहां पर रिप्रेजेंटेशन कौन दे सकता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, ये मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। हाँ, इतना याद रखना, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को या राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को जिला और मध्यवर्ती लेवल पे क्या मिल सकता है? प्रतिनिधित्व मिल सकता है, इतना याद रखो। तो नोट करके लिखो, सिंपल सी बात है, इतना समझना नहीं है। लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को, लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को अथवा राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती व जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल द्वारा दिया जा सकता है, इतना लिखना है। लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को या राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को जिला और मध्यवर्ती स्तर पर प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल द्वारा दिया जा सकता है, इतना आपको लिखना है। ये सब चीजें कहानी थी, बकवास थी। अब मेन चीज इसमें से जो क्वेश्चन आता है, इसका जो निर्वाचन होता है, किसका? पंचायतों का। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष हेतु। ठीक है, पंचायत का निर्वाचन पूछता है अगर आपसे, तो कितने वर्षों के लिए होगा? 5 वर्षों के लिए होगा, इसको ध्यान रखना। और ये जो निर्वाचन होगा, ये वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। ठीक है, यानी वयस्क मताधिकार मतलब होता है जिसकी एज 18 या 18 साल से अधिक है, वो वोट दे सकता है। तो पंचायतों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है पूछता है, तो 5 वर्ष के लिए। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है पूछता है, तो 21 वर्ष। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 21 साल पूरे कर चुका है, न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 21 वर्ष कंप्लीट कर चुका है, वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। बस वहां की राज्य विधानसभा ने कोई उस पर और मतलब कंडीशन न लगाई हो, क्योंकि एक बार आपने सुना होगा कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर ना हो तो संविधान सिर्फ एक चीज बताता है कि वो व्यक्ति जो 21 वर्ष पूर्ण कर चुका है, पंचायत के चुनाव को वो लड़ सकता है। ठीक है, और इसके जो कार्य होंगे कि पंचायतों के क्या कार्य हैं, इसको जो कार्य देता है वो कौन देता है? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, राज्य विधान मंडल द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कैसे कार्य देंगे? जैसे छोटे मोटे शुल्क, मेला कर, बाजार कर, वन संपदा से लघु सिंचाई प्रोजेक्ट, जो 29 विषय मैंने 29 सब्जेक्ट बताए थे, बेसिकली वहीं से होता है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें इन 29 विषयों से ही अपने आप में पंचायतों को वर्ग दिया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना। अब जो आता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, पंचायतों में आरक्षण। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। ठीक है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट करना है आपको। पंचायतों में आरक्षण आर्टिकल भी पूछेगा, पंचायतों में आरक्षण, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है आपने। और यहाँ से जो मैं आर्टिकल बताऊंगा, ये आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये अपने आप में आता है आर्टिकल 243 का डी। ठीक है, यह हिंदी में लिखा होगा पेपर में, जो भी लिखा होगा 243 का घ। ठीक है, ये है पंचायतों में आरक्षण, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है? आर्टिकल 243। अब इसमें ये याद रखना, ये जो आर्टिकल है, इसमें जो आरक्षण है वो किस किस के लिए है? SC के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं हेतु है। ठीक है, अब इसमें OBC को या पिछड़े वर्ग को
आरक्षण नहीं होता है। तो SC ST और महिलाओं हेतु है आरक्षण, इस पॉइंट को ध्यान रखना। जबकि OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग के लिए इनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये राज्य की विधानमंडल के विवेक पे डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि इनको दिया जाना चाहिए तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, लेकिन ये संविधान के अंदर इनको है। ठीक है, तो नीचे लिखो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर, राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर। ठीक है, उसका अपना सेंस है, विवेक पर निर्भर। वो चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं, बट इनको तो कंपलसरी है, SC ST और महिलाओं को, ये याद रखना है। अब जो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं हैं, उनको जो आरक्षण है वो कम से कम 1/3 सीटें पूरे पंचायत में जो होंगी महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। ये क्वेश्चन भी पूछता है। अधिकतम जो है 50% तक हो सकती हैं, इससे ज्यादा जो भी राज्य को लगे वो कर सकता है, लेकिन मिनिमम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी पंचायत के चुनाव में। ठीक है, सपोज अगर 100 सीटों पर पंचायत चुनाव होना है तो 1/3 सीट यानी 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, वहां महिलाएं लड़ेंगी। ठीक है, तो देखो महिलाओं हेतु कम से कम, ये पूरा इसी आर्टिकल के अंदर है, महिलाओं हेतु कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीट आरक्षित। अब ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा का एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। उत्तराखंड 50% आरक्षण, बिहार महिलाओं को चुनाव पंचायत में 50%, MP महिलाओं को 50%, हिमाचल प्रदेश महिलाओं को 50%। तो वो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 1/3 सीटें महिलाओं के लिए पंचायत के चुनाव में क्या करनी होगी, आरक्षित करनी होगी। बाकी राज्य इसको बढ़ा सकता है, ब्रैकेट में लिखो राज्य बढ़ा सकता है, राज्य बढ़ा सकता है। और कैसे बढ़ा सकता है, एग्जाम्पल लिखो, UK प्लस बिहार प्लस हिमाचल और MP, इनमें कितना है, 50% है। महिलाओं के लिए हाफ सीटें क्या है, रिजर्व इन पंचायतों में है, ये याद रखना। SC और ST को जो आरक्षण मिलेगा वो किस आधार पे मिलेगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। सपोज अगर 100 कहीं पे टोटल जनसंख्या 100 लोग रहते हैं, उसमें अगर 30 या 20 लोग SC और ST कैटेगरी के हैं, तो उस जनसंख्या के रेशियो में, टोटल जनसंख्या के रेशियो में जो परसेंट आपका SC और ST का आ रहा होगा, उतने ही परसेंट लगभग आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए सीटों को आरक्षित कर सकते हैं। तो लिखो SC/ST को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, इनका फिक्स नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में, यानी सिंपल सी बात है कि उनकी जो जनसंख्या होगी उस रेशियो में इनको SC ST को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। अब इस SC ST का जो आरक्षण है, इनकी भी तो महिलाएं होंगी SC ST वाली, उस टोटल आरक्षण में से 1/3 आरक्षण फिर से महिलाओं को दिया जाएगा SC ST को। तो ब्रैकेट में लिखो, SC ST वाले के ब्रैकेट में लिखना है आपने, SC ST के कुल आरक्षण में 1/3 सीट SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित। ठीक है, SC/ST के कुल आरक्षण में 1/3 1/3 सीट महिलाओं हेतु। ठीक है, इन्हीं की महिलाओं के लिए SC ST वाली जो SC ST महिलाओं हेतु आरक्षित, ये पॉइंट है आपको याद रखना है। ठीक है, तो टोटल मिला के महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाता है। और ये याद रखना है कि SC ST के लिए आरक्षण है, जबकि OBC मतलब जो पिछड़ा वर्ग वगैरह उनके लिए इसमें आरक्षण नहीं होता है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब ये जो आरक्षण होता है ये हर स्तर पे होगा, तीनों लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, मध्य स्तर पे और जिला स्तर पे। अब ये आरक्षण के अलावा क्या अध्यक्ष के पद भी आरक्षित हो सकते हैं, जो चेयरपर्सन बनता है मध्य या जिला स्तर पे वगैरह, बिल्कुल हो सकते हैं। SC ST और महिलाओं हेतु अध्यक्ष के पद भी आरक्षित हो सकते हैं। वो कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल विधि से। ठीक है, तो लिखो SC ST/ महिलाओं हेतु अध्यक्ष का पद आरक्षित। ये कौन तय करेगा, वहां का राज्य का विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, इसको लिखो राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य
विधान मंडल यानी वहाँ की जो विधानसभा द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, SC ST और उसके लिए इसको तय किया जाएगा। इसके आगे आपको देखना है क्या है था। ठीक है, अब इसमें क्या है, हर स्तर पे अब लेकिन पर्टिकुलर महिलाओं के लिए यहां भी 1/3 सीट आरक्षित होंगी अध्यक्ष के पदों पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है पंचायतों में प्रत्येक स्तर पे महिलाओं के लिए अध्यक्ष हेतु कितने पद आरक्षित रखे जाएंगे, तो 1/3। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है प्रत्येक स्तर पे महिलाओं के लिए अध्यक्ष के 1/3 पद आरक्षित रहेंगे। लिखो प्रत्येक स्तर पे यानी तीनों स्तर पे, प्रत्येक स्तर पे महिलाओं हेतु अध्यक्ष के 1/3 पद आरक्षित, 1/3 पद आरक्षित लिख दो। अब इसमें ऐसा आरक्षण भी जोड़ा जाएगा जो SC और ST की अध्यक्ष महिलाओं को आएगा, यानी टोटल महिलाएं होनी चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी को अध्यक्ष हेतु 1/3 पद इनके लिए आरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये था इनके आरक्षण से संबंधित प्रावधान और इसका आर्टिकल भी पूछता है और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पंचायत के चुनाव के अंदर। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है इनकी अवधि। अवधि मैंने आपको बता रखा है 5 वर्ष की है, आर्टिकल वगैरह उससे पूछेगा नहीं, फिर भी आप लोगों को मैं लिखा देता हूँ 243 का ई, 243 का ई और हिंदी में लिखता है 9। ठीक है, तो इसमें क्या है इनकी अवधि यानी पंचायत की अवधि कितनी होगी, इसको लिख लो रफली या फटाफट ऐसे लिख लो, डिटेल में नहीं बताऊंगा। 5 वर्ष यदि विघटन हो जाता है, यानी अगर अपना टाइम पीरियड पूरा करने से पहले पंचायत खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वो नहीं रह पाती है सत्ता में, तो और विघटन तो 6 माह के अंदर चुनाव, तो 6 माह के ये पॉइंट आता है। ठीक है, कितने अंदर भीतर चुनाव कराने होंगे। और सपोज ऐसे टाइम में वो विघटित होती है जब टोटल उसका टाइम पीरियड 3 ही महीना बचा है, 4 महीना बचा है। जैसे कोई पंचायत 5 वर्ष के लिए बनी, ठीक है, और वो इस टाइम पे विघटित होती है 4 साल 9 महीने बाद, तो 2 महीने या 3 महीने टाइम बचा अब उसका कंप्लीट होने में, या 4 साल 7 महीने बाद विघटित होती तो 5 महीना टाइम बचा। तो कभी भी ऐसे टाइम में अगर वो विघटित होती जब उसका टाइम पीरियड 6 माह से कम बचा है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो ठीक है, तो लिखो यदि विघटन होने पर समय 6 माह से कम बचा हो तो चुनाव आवश्यक नहीं, तो चुनाव फिर नहीं कराएगा चुनाव। ठीक है, आवश्यक नहीं। और याद रखना जो ये पंचायत विघटित होने के बाद अगर किसी कंडीशन में अगर चुनाव होता है तो वो सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए चुनाव मतलब कार्य करेगी जो टाइम पीरियड बचा है। कहने का मतलब अगर ये वाली पंचायत 4 साल में डिसॉल्व होगी, विघटित होगी, अब बचा कितना है 1 साल, तो जो चुनाव होंगे वो नई पंचायत जो बनेगी वो 1 साल के लिए बनेगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो 5 साल दोबारा बनेगी फिर 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। तो कहीं ना कहीं विघटन के बाद जो दोबारा चुनाव होता है वो शेष अवधि के लिए होता है। तो लिखो विघटन के बाद चुनाव शेष अवधि हेतु, विघटन के बाद चुनाव शेष अवधि हेतु यानी जो बचा है शेष अवधि हेतु होता है। ठीक है, जो बचा टाइम पीरियड है उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। अब आता है इसकी निर्हताएं, यानी क्या क्या आपके लिए वो कंडीशन ऐसी बन सकती हैं जब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो पंचायत हेतु निर्हरताएं लिखो, यानी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आप इसको कौन तय करेगा पंचायत के लिए कौन एलिजिबल है या नहीं है, ये सब राज्य का विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, निर्हरताएं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, राज्य विधानमंडल। बस संविधान ये कहता है कि आपकी 21 वर्ष एज हो, 21 वर्ष एज हो, आप चुनाव लड़ो। अन्य चीजें आपका कौन तय करेगा, राज्य विधानमंडल। चाहे शिक्षा की कंडीशन लगाए या कभी कहिए शौचालय होना चाहिए नहीं तो चुनाव नहीं लड़ोगे घरों में, इस टाइप की कोई भी कंडीशन लगाए, बस आपको 21 वर्ष हो। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल तय करेगा। और ये सब के सब किसमें 243 का चौ का मतलब जो आप इंग्लिश वाले में चल रहे थे एफ उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे 243 के एफ में पंचायत सदस्यों के निर्हताओं का क्या किया गया, वर्णन किया गया। और पंचायत के आर्टिकल तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं इसके आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए, अंदर का मत पढ़ना। अगर डायरेक्ट आर्टिकल आता है पंचायत के लिए निर्हताएं किसमें है, इलेक्शन किसमें होगा, ये सब आता है। नेक्स्ट आता है आपको इनको शक्तियां क्या होंगी वो बताया गया है,
243 का कहाँ पहुंचे थे, एफ के बाद क्या था जी, ठीक है। इसके अंदर बताया गया इसका निरहताएं, मतलब सॉरी शक्तियां। तो इसमें क्या है, पंचायत की शक्तियां क्या होंगी, या इसके अलावा पंचायत को क्या प्राधिकार या उत्तरदायित्व होंगे। प्राधिकार मतलब क्या, अथॉरिटीज होगी इसकी, प्राधिकार या उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायत के लिए शक्तियां किस आर्टिकल में वर्णित है, और ये क्या शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व होंगे, सब कौन देगा इनको, राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाएंगे। राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाएंगे, ठीक है। ये था आपका 243 का जी। नेक्स्ट आपको लिखना है वो देखिए, से आप लोगों को देखना है जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल वगैरह। ओवरऑल फाइनली मैं लास्ट में जब आज वीडियो खत्म करूंगा आर्टिकल बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 243, क्योंकि यहाँ रिस्क नहीं लेना और नहीं आपको लेना चाहिए। 243 का एच, या इसको ज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दे सकता है राज्य विधानमंडल, ठीक है। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन अंदर का कुछ नहीं पूछेगा, तो इसमें ऐसे लिखो, पंचायतों को कर यानी टैक्स लगाने की शक्ति, और ये कौन देगा उनको, राज्य विधानमंडल तय करेगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी राज्य विधानमंडल इनको दे सकता है कि इनको टैक्स लगाया जा सके। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आएगा, राज्य वित्त आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट करना, राज्य, ये सब राज्य वित्त आयोग जो जोड़े गए हैं ना, ये सब कौन सा चल रहा है आपको याद होना चाहिए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ लें हम, ठीक है। उसी के अंदर ये राज्य वित्त आयोग वगैरह सब जोड़े गए हैं। ये है इसका आर्टिकल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 243 का। एच के बाद क्या आता है अगला, मतलब जो इंपॉर्टेंट है आई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 243 का आई, और इसको हिंदी में क्या लिखोगे, GH जॉब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 243 का आई, राज्य वित्त आयोग। इसका जो गठन होता है, क्वेश्चन पूछेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल कितने वर्षों के लिए करता है, 5 वर्ष हेतु। और ये सब किसके तहत जोड़े गए हैं, अपने आप में ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। 5 वर्ष हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और इसका जो काम होगा, पंचायतों के लिए जो वित्त है उस पर रिपोर्ट देना, कैसे इसके लिए फाइनेंस वगैरह किया जाए, ये सब सरकार को रिपोर्ट देता है। तो गठन राज्यपाल करता है, 5 वर्ष हेतु इसके लिए गठन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें कितने मेंबर होंगे, क्या होंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी संरचना क्या होगी, वो कौन तय करेगा, राज्य विधानमंडल द्वारा तय। राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है, ये तय किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसका लेखा परीक्षण। पंचायतों के वहाँ ऑडिट भी होते हैं कि वो खर्च वगैरह जो किए, कहाँ किए, कैसे किए, कितना। तो लेखा परीक्षण की भी बात कहेगी, ताकि भ्रष्टाचार न हो, पैसा वो गबन न कर जाए। तो लेखा परीक्षण यानी इनका ऑडिट जो होता है उसके लिए व्यवस्था की आर्टिकल 243 का जे। 243 का जे, यानी इसको क्या बोल सकते हो आप, 243 का जे। तो हिंदी में आपका जो पढ़ रहा है वो देख लीजिए, यों, ठीक है, ये पड़ेगा 243 का यों। लेखा परीक्षण होता है इनका, ऑडिट वगैरह, इसको इतना ही देखना है, इसके अंदर नहीं देखना है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे आपका राज्य वित्त आयोग आया था ना, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग आएगा। और याद रखना, जो ये पंचायत के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराएगा। जबकि राज्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो कराता है वो इलेक्शन कमीशन कराता है भारत सरकार का, यानी भारत का निर्वाचन आयोग। और पंचायत के जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये क्या लिखोगे, पंचायत चुनाव प्लस मतदाता सूची जारी करता है। मतदाता पंचायत, ठीक है, कौन से सूची तैयार किसकी, पंचायतों में, ठीक है। ये कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और इसका भी आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 243 का के। 243 का के, या इसको टॉ, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 243 का राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी जो नियुक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयोग की, इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक सदस्य, ठीक है, एक
राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य एक सदस्य होगा इसमें, निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कह सकते हैं आप उसको, आयुक्त तो होता है इसमें, यानी जो मेन होता है इसका चीफ होता है एक निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये याद रखना। बाकी इसका जो काम वगैरह है वो बता दिया मैंने। सेवा शर्त क्या होगी, कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, क्या पदावधि होगी, सबके सब कार्य कौन तय करेगा? इसको राज्यपाल करेगा। तो इसकी सेवा शर्त आयुक्त की, सेवा मतलब जो सर्विस है उसके लिए जो क्या क्या कंडीशन होंगी, सेवा शर्त या इसकी पदावधि कितने टाइम पीरियड के लिए बैठेगा, ये कौन तय करता है? राज्य मतलब इसकी वो करता है राज्यपाल, लेकिन वो राज्यपाल अपने मन से नहीं करेगा, वो राज्य विधानसभा ने जो तय किया है उसी को करेगा। राज्यपाल ब्रैकेट में लिखो, राज्य विधान मंडल के अनुसार, जिसने जो कह रहा है उसी के अनुसार ये क्या करेगा, मतलब इलेक्शन कमीशन के सेवा शर्त और पदावधि का निर्धारण अपने आप में करता है। अब आपने लास्ट, आज का ये तो एंड हो ही गया, तो आपने एक काम करना है, कुछ ऐसे प्रावधान हैं हमारे पंचायत में जो अनिवार्य है, आप उसको अपने मन से नहीं कर सकते, जो संविधान ने कहा है कि ये चीज़ अनिवार्य है तो है, बाकी की जो चीज़ें होती है राज्य की विधानमंडलों पे विवेक पे डिपेंड करता है वो क्या लागू करे क्या न करें। तो आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं पंचायत के अंतर्गत कौन से एक अनिवार्य प्रावधान आते हैं, ठीक है। तो लिखो पंचायत के अनिवार्य प्रावधान, यानी ये होना ही होना चाहिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। पंचायत के अनिवार्य प्रावधान, पहला लिखोगे आप लोग ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा का होना बहुत जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। ग्राम सभा ये एक अनिवार्य प्रावधान है 243(1), ठीक है। इसके अलावा त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, बस कंडीशन आप जानते हैं, कंडीशन 20 लाख या उससे कम है, 20 लाख से कम है तो त्रिस्तरीय न होके बेसिकली इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। तीसरा, चुनाव जो होंगे प्रत्यक्ष होंगे, सभी सीट पर प्रत्यक्ष चुनाव, सभी स्तर पर लिख दो, प्रत्यक्ष चुनाव सीट पर काट के स्तर पे लिख दो, ये सब अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है। सभी स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, ब्रैकेट में लिखो मध्यवर्ती व जिला के अध्यक्ष को छोड़कर, मध्यवर्ती ऑब्लिक जिला स्तर, क्योंकि यहाँ पे अप्रत्यक्ष होता है, के अध्यक्ष को छोड़कर, अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष लिख दो, अप्रत्यक्ष चुनाव, बाकी तो सबका सब क्या होगा प्रत्यक्ष, डायरेक्टली आपके इलेक्शन होंगे। इसके अलावा SC ST हेतु आरक्षण, ये भी अनिवार्य प्रावधान है, SC ST हेतु आरक्षण पंचायत में, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण सीट पे टोटल, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है अनिवार्य प्रावधान है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। अब जो आता है इसके अलावा जो कार्यकाल है 5 वर्ष होगा, ये भी अनिवार्य है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होता है पंचायत का, ये भी अनिवार्य प्रावधान है। विघटन होने पे 6 माह में चुनाव, ये भी अनिवार्य, विघटन होने पर 6 माह में चुनाव, ये भी क्या है अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है। ये भी कंपलसरी है, करना ही करना है। अब इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा राज्य वित्त आयोग गठन करना ही करना होगा। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी कंपलसरी क्या है प्रावधान है। और जो चुनाव लड़ने की आयु होगी 21 वर्ष, ये भी अनिवार्य है, 21 वर्ष। इसके अलावा कुछ भी आता है वो राज्य विधानमंडल के विवेक पे डिपेंड करेगा। इतना आपको याद रखना ही रखना है कि ये तो कंपलसरी है, संविधान ने कहा है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। पता लगा 21 वर्ष की जगह 25 कर रहे हो, 18 करते हो, ऐसा नहीं कर पाओगे। ये कंपलसरी है पंचायत इलेक्शन में। इसके अलावा जो प्रावधान हो सकते हैं वो अपने आप पे विवेक पे डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे एग्जाम में, आपको ये पढ़ना है, विवेक वाला खुद ही बन जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी है ही है। अब लास्ट के कुछ फैक्ट बताता हूं आपको, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए।
और हमारा ये टॉपिक आज क्या हो जाएगा, एंड। 4-5 मिनट का बचा है, बस इसको मैं एंड करता हूँ, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण आप लोग तथ्य लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला लिखना, जिला पंचायत और परिषद 50,000 तक की जनसंख्या पे आपको मिलेगा। बेसिकली जिला पंचायत ऑब्लिक परिषद, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, 50K यानी 50,000 की जनसंख्या पर। अब ये अपडेट अगर हो गया होगा तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट संविधान से उठाया ये चीज़ें, बेरेक्ट आती है भारतीय संविधान की, तो डायरेक्ट संविधान से उठा रखा। अगर अपडेट हुआ होगा तो चेक कर लेना, ठीक है। तो 50K तक की जनसंख्या। दूसरा, इसको याद रखना कि जिला परिषद में कम से कम और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद में न्यूनतम ऑब्लिक अधिकतम सदस्य, यानी कम से कम कितने होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं। कम से कम होते हैं 50, अधिकतम हो सकते हैं 75। इसको इंपोर्टेंट कर देना। जिला परिषद में कम से कम और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये याद रखना। पंचायत कहाँ कहाँ लागू नहीं होती है, किन किन राज्यों में पंचायत के प्रावधान लागू नहीं, कहाँ कहाँ लागू नहीं है, इस पॉइंट को देखना आप लोग, ये इंपोर्टेंट कर देना। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तीनों राज्यों में ये लागू नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय क्यों लागू नहीं है, क्योंकि ये जनजातीय इलाके हैं, इनकी अपनी संस्कृति, अपना राज करने का तरीका, अपना सब कुछ होता है, तो वो अपने हिसाब से इनकी राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई हैं, तो ये इस प्रकार के प्रावधान अभी यहाँ लागू नहीं है। इसके अलावा जो मणिपुर है, मणिपुर का एक पर्वतीय इलाका है, वहाँ पर जिला परिषद ऑलरेडी गठित है, तो वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा लिखो मणिपुर के पर्वतीय इलाके में, मणिपुर का पर्वतीय इलाका, क्यों, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में लिखो, यहाँ जिला परिषद है, तो यहाँ इस पर्वतीय इलाके में नहीं होगा, बाकी मैदानी में होगा। ये अगर मैदानी कहीं पाया गया तो ठीक है, यहाँ जिला परिषद है। साथ ही साथ एक दार्जिलिंग है, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट, उसके पर्वतीय भाग में भी ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गोरखा परिषद है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल लिख देना है, ठीक है, ब्रैकेट में, दार्जिलिंग के पर्वतीय भाग में, क्योंकि ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे क्या है, गोरखा परिषद ऑलरेडी है, गोरखा परिषद, वहाँ पे ऑलरेडी गोरखा परिषद है, तो ये लागू नहीं किया, ठीक है, वहाँ पे गोरखा परिषद। तो बाकी वेस्ट बंगाल में और जगह है, आपको ये रखना, गोरखा परिषद है। अब देखिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरक्षण वाला प्रावधान कहाँ लागू नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, आर्टिकल 243 का डी अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं। 243 का डी यानी घ, क्या था इसमें, आरक्षण, ये कहाँ लागू नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में इसको लागू नहीं किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। अब हमेशा याद रखना, पंचायत के जो प्रावधान होते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र, यानी हमारे संविधान में कई चीज़ें शेड्यूल्ड हैं, ठीक है, कई जनजातीय इलाके हैं, वहाँ पंचायत के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लेकिन अगर संसद चाहे तो अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय इलाकों में भी पंचायत के प्रावधान को लागू करवा सकती है। इसी क्रम में संसद ने एक अधिनियम बनाया, उसको बोला जाता है पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार अधिनियम, ये बना था 1996 में। लास्ट फैक्ट के साथ आपका एंड होता है, ठीक है। तो लिखो पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम। अब आपको ऐसे नहीं आएगा एग्जाम समझ में, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार, पंचायत का विस्तार, ठीक है, इसका नाम है। ये कब लाया था, 1996 में, भूरिया समिति की सिफारिश पर, भूरिया समिति द्वारा, यानी इसकी समिति की सिफारिश पर ये पंचायत क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार अधिनियम लाया गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट करना है, ठीक है। इसी के साथ आपका पंचायती राज अधिनियम का 73वां संविधान संशोधन एंड होता है।
एक 2 मिनट की ब्रीफ बता रहा हूँ। सभी कमेटी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और उनके नाम याद रखने हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। आर्टिकल के अंदर एक आरक्षण वाला प्रावधान इंपोर्टेंट है। ग्राम सभा किसमें होगी इंपोर्टेंट है। ग्राम सभा की परिभाषा इंपोर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जो ऑडिट वगैरह है वहां से क्वेश्चन कम आते हैं। आप लोगों को ये सब चीजें अपने दिमाग में रखनी है। फिर मिलूंगा आपके साथ अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू।